हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं अनमोल सर आज आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का वीडियो। जो जैव प्रक्रम हम पढ़ेंगे क्लास 10th का। इससे पहले एक जैव प्रक्रम पे वीडियो आई थी और ये नेक्स्ट वीडियो है, लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 है उस वीडियो का। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी इसके बेसिक पार्ट्स को जान जाएंगे तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे जैव प्रक्रम, लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस में हम कुछ सिस्टम के बारे में हमने पहले चर्चा की थी। जैसे हमने सेल वगैरह के बारे में पढ़ा था, हल्का फुल्का। सेल था, सेल मिलता है तो ऊतक बनता है, फिर ऊतक बनेगा तो तंत्र बनेगा, ऑर्गेन, और फिर ऑर्गेन मिलेगा मतलब शरीर, तो ऑर्गेन सिस्टम बनता है। उसके बाद क्या बनेगा, हमारा शरीर बन जाएगा। और शरीर पे क्या होता है, प्लास्टर लग जाता है, चमड़े का चमड़ा लगा रहता है और पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, आज प्लांट वाला पार्ट पढ़ेंगे। आज क्या करेंगे, प्लांट। तो देखिए प्लांट से स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट प्लांट कोई भी होता है, पेड़ पौधा जो होता है वो अगर क्या होता है कि उगता है तो ये एक बीज से उगता है। कहाँ से उगता है, एक सीड्स से। सीड्स होता है बीज, उसी से क्या होता है, ये प्लांट्स क्या होता है, उगता है। अब देखिए, अब सीड्स से उगेगा तो इसी को हम बोलते हैं, सीड्स हो गया बीज। सबसे पहला पार्ट किसी भी प्लांट का जो होता है वो पहला पार्ट होता है बीज, जिसे हम सीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीड्स। अब ये सीड्स, जब सीड्स के लिए देखिए चाहिए क्या, हवा चाहिए, नमी चाहिए, उर्वरा चाहिए। अगर ये मिट्टी में अच्छी नमी है, उर्वरा है और हवा है तो हम नॉर्मली सीड्स को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। नॉर्मली सीड्स को क्या करेंगे, उगा देंगे। और इस सीड्स के लिए, किसी भी सीड्स को उगाने के लिए NPK इसकी जरूरत होती है। NPK का जो रेशियो होना चाहिए 1:2:1 का होना चाहिए। मतलब नाइट्रोजन 1%, फास्फोरस 2% और पोटेशियम 1%। अगर ये मात्रा है मिट्टी में तो, और हवा, नमी, उर्वरा शक्ति सब कुछ ठीक ठाक है तो सीड्स जल्दी से उग जाएगा। तो सीड्स जो उगता है मतलब बीज उगेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, रूट। उसमें से क्या निकलेगा, रूट। तो इस सीड्स में से रूट ऐसे नीचे की तरफ जाता है, और जब रूट नीचे की तरफ जाता है तो इसी सीड से ऊपर की तरफ क्या जाता है, तना जाता है। अब तना ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, और ऐसे ही जाएगा तो ऐसे ऐसे ये मान लेते हैं कोई पेड़ बना देगा ऐसे, तो कोई प्लांट ऐसे क्या हो जाएगा, प्लांट का निर्माण हो जाता है, कोई भी पेड़ पौधा ऐसे। तो इसको बोलते हैं रूट या जड़। और ऊपर ये जाता है तो इसको बोलते हैं शूट। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, ये रूट से शूट तक जाता है, मतलब कि ये जड़ से पूरा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ये पेड़ होता है। तो हम एक नॉर्मली पेड़ डायग्राम बना लेते हैं, पेड़ को देखते हैं क्या है, किस टाइप का। मान लेते हैं कि एक छोटा सा ऐसे ऐसे नॉर्मली पेड़ है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से इसकी ये क्या है, जड़ें हैं, ये जड़ हो गई। ये तो नीचे का जो भाग होता है इसे बोलते हैं जड़, मतलब रूट। अब रूट देखा गया तो रूट कितने प्रकार का पाया जाता है। तो जो रूट होता है ना, रूट 3 टाइप का होता है। देखिए ये जो होता है बीच वाला पार्ट, इसे बोलते हैं रूट टैप। क्या बोलते हैं, रूट टैप होता है। ये बहुत ही मजबूत भाग होता है पेड़ का, मतलब ये जो पेड़ पौधा होता है उसको एकदम मजबूती देता है। जितना बढ़िया रूट टैप रहेगा, अंदर तक रहेगा, उतना ज़्यादा वो पेड़ शक्तिशाली रहेगा, मजबूत रहेगा। फिर इसके अंदर नीचे भाग, ये थोड़ा सा नुकीला भाग होता है, इसे हम बोलते हैं रूट कैप। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रूट कैप। ये होता है रूट कैप, मतलब ये जड़ की ढक्कन होती है। ढक्कन का मतलब ये देखिए शार्प टाइप होता है नीचे, और शार्प का मतलब ये नीचे मिट्टी को खोदते हुए अंदर जाता है, और जब मिट्टी नीचे खुदती है धीरे धीरे तो जड़ अंदर जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो होता है इसे हम बोलते हैं रूट हेयर। इसे क्या बोलते हैं, रूट हेयर। रूट हेयर या मूल रोम बोलते हैं, इसे हम मूल रोम बोलते हैं, इसे हम मूसला जड़ बोलते हैं, इसे हम रूट कैप,
या जड़ की ढक्कन एक तरह से बोल सकते हैं, ये होता है। तो 3 टाइप के रूट्स होते हैं, ठीक है। जो हमारी जड़ें पाई गई वो कितने टाइप की पाई गई? 3 टाइप की। जड़ जड़ 3 टाइप की पाई गई, रूट टैप, रूट कैप और रूट हेयर। देखिए इनका काम क्या होता है। रूट टैप का काम क्या होता है? मजबूती, पेड़ की मजबूती प्रदान करना। जितना ज्यादा मजबूत रहेगा रूट टैप, उतना ज्यादा मजबूत क्या रहेगा? जितना मजबूत रूट टैप है उतना पेड़ मजबूत रहेगा, उतना बढ़िया से। जैसे आंधी आ गई, तूफान आ गया, कितना भी तेज हवाएं वगैरह बह रही है, उसमें क्या होगा? अच्छे से मजबूती रहेगी और ये पेड़ बना रहेगा। रूट कैप का मतलब होता है ये जितना ये गहराई, मतलब मिट्टी को खोदता है। तो मिट्टी जो होती है, मिट्टी को खोदता है, मिट्टी की खुदाई करता है। और रूट हेयर का काम होता है, इसका 2 काम होता है, इसी से पानी पीता है। ये जो पेड़ होता है, ये रूट हेयर जो होते हैं छोटे छोटे, जैसे गाजर वगैरह में आपने देखा होगा, गाजर होता है उसके मूल रोम होते हैं कि नहीं, अगल बगल मूली होता है, मूली में भी मूल रोम होते हैं, उसके हेयर्स लटके होते हैं, उससे ये क्या करता है? पानी पीता है, जल का अवशोषण करेगा। तो जल का अवशोषण करता है उससे। तो यहाँ पे देखा गया कि जो भी पेड़ होता है, ये इसमें 3 टाइप से ये चीजें होती हैं। कोई भी पेड़ जड़ से आकाश की तरफ जाता है, ऊर्ध्वाधर। सबसे पहले कोई पेड़ जो स्टार्ट होता है सीड से स्टार्ट होता है। अब सीड से ऊपर जाएगा तो तना जाएगा। तो देखिए ये पेड़ का क्या है? ये तना है, और ये क्या है? पेड़ का ऊपर का भाग है। अब देखिए इसमें बहुत टाइप के ब्रांच हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत से पेड़ का जो तना होगा इधर उधर फैल जाएगा, जिसे हम शाखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाखाएं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जो सीड्स होता है उसको हवा, नमी, पानी की जरूरत होती है, ठीक है। और फिर इसका जो मात्रा होना चाहिए उसमें उर्वरक का मात्रा NPK 2:1:2:1 का होना चाहिए। अब ये जब बढ़ेगा ऊपर तो ये देखिए जड़ें 3 टाइप की हो जाएंगी। जब सीड्स नीचे की तरफ भागता है तो नीचे 3 टाइप की जड़ें, जिसे हम रूट टैप बोलते हैं, ये मजबूती देता है। रूट कैप बोलते हैं, ये मिट्टी की खुदाई करता है। और रूट हेयर बोलते हैं, ये जल का अवशोषण करता है। और इसी में 2 चीज पाया जाता है इसी के अंदर, जाइलम और फ्लोएम। क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है वो जल को लेके जाता है, जल का अवशोषण करता है। जो फ्लोएम होता है वे खाद्य पदार्थ, भोजन का संग्रह करता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन का संग्रह फ्लोएम करता है, और जाइलम जल का अवशोषण करता है, जल को क्या करता है? खाता, मतलब लेता है, अवशोषित करता है। अब देखिए नीचे का भाग क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखा जाएगा तो हेयर और टाइप का होता है। इस हेयर को देखेंगे, रूट टाइप को देखेंगे तो ये 4-5 टाइप का पाया जाएगा। एडवांटेजियस रूट, तो अपस्थनिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपस्थनिक जड़, फिर स्तंभ जड़, स्टिल्ट बोलते हैं। उसके बाद फिर ये कई टाइप की जड़ होती है। फिर कैस आर्किड वगैरह आ जाता है, तो उसको अभी बाद में देखेंगे, उतना डिटेल वैसे यहाँ पे है नहीं, अभी जितना है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ऊपर आएंगे तो तना आ जाएगा। तना जो होता है, जैसे पेड़ होता है, पेड़ का हमें ऊपर का तना ही भाग दिखता है, जड़ तो अंदर होती है, ऊपर का जो भाग होता है वही क्या होता है? तना। तो तना होता है। फिर उसके ऊपर बढ़ेंगे तो फिर शाखाएं आ जाएंगी, और शाखाओं में क्या पाई जाती है? शाखाएं रहेंगी, और शाखाओं में पाई जाएंगी पत्तियां। क्या होंगी? पत्तियां। तो शाखाओं में पाई जाएंगी पत्तियां। तो अब हम यहाँ से देखिए, हमने पढ़ लिया क्या? जड़ों के बारे में पढ़ा, तना के बारे में पढ़ा। तना जो होते हैं, ये बीच वाला जो पार्ट, जो मजबूत पार्ट होता है, यही तना होता है। तना में सेलुलोज पाया जाता है, पत्तियों में भी सेलुलोज पाया जाता है। इसी सेलुलोज का, ये जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज को ही निकाल कर ना जो नोट बनती है, नोट बनाया जाता है। तो नोट, कपड़ा वगैरह, अखबार, ये सब जो होता है, ये पेड़ पौधों के सेलुलोज को निकाल के उसी से ये बनाया जाता है। क्लियर है? तो कपड़ा हो गया, और अखबार हो गया, कॉपी किताब हो गया, ये सब सेलुलोज को निकाल के बनाया जाता है। जैसे ये कपड़ा है, ये भी किसका बना है? सेलुलोज का होता है। नोट वगैरह सेलुलोज की। अब इसकी पत्तियों के बारे में पढ़ते हैं कि पत्तियां क्या होती हैं, इनका कार्य कैसे होता है। तो हम पत्ती के बारे में देखते हैं, पत्ती किस टाइप की होती है और पत्तियों का काम क्या होता है। तो देखिए हमने ये कोई पत्ती बना ली नॉर्मली, ऐसे, ये कोई पत्ती है, ठीक है। ये
देखिए ये कोई नॉर्मल पत्ती है, और जो पत्ती होती है, पत्ती में भी देखेंगे तो कई टाइप की पत्तियां पाई जाएंगी। कुछ एकांतर पत्तियां होती हैं, तो ये एकांतर पत्ती है जिसका ऊपर का शेप जो रहेगा ना एकदम नॉर्मल रहता है, एकदम सिंपल रहेगा। और कुछ जो होती हैं नॉर्मल पत्ती नहीं होती है, कुछ पत्तियां डिजाइन वाली होती हैं। अब देखिए जैसे नीम की पत्ती होती है, तो नीम की पत्ती इस टाइप की रहती है, नीम की पत्ती जो रहेगी इस टाइप की रहेगी। उसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा इसमें डिजाइन बना रहता है, ऐसे ऐसे रहती है। देखिए तो इस टाइप की जो पत्ती रहेगी ये क्या है, नीम की पत्ती है। अब इसमें क्या होता है, ये एकांतर होती है और ये जालिकावत होती है। इनमें क्या होता है, ऐसे ऐसे डिजाइन बनी रहती है, तो ये अलग पत्तियां होती हैं। अब इनमें कुछ अंतर कुछ होता नहीं। देखिए होता क्या है, जैसे देखिए कोई पेड़ पौधा बहुत बड़ा रहेगा, जो पेड़ पौधे बड़े होते हैं विशाल, उनमें देखिए पेड़ पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं, ये भोजन किस जगह से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। मतलब पेड़ पौधों को भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इज दैट क्लियर? तो हम वो सब अपना जो भी भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। अब वो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश जो आता है वो पत्तियों में आता है, और जो पत्ती होती है ना, पत्तियों के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और उसी के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की ही वजह से एक बात याद रखिए, क्लोरोफिल की वजह से जो पत्तियों का कलर होता है हरा होता है, ठीक है। तो पत्तियों की क्लोरोफिल की ही वजह से उनका कलर क्या होता है, हरा। अब क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। और मैग्नीशियम के अंदर तो कोई भी तत्व होता है, तत्व के अंदर तो नाभिक होता है, परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में बैठे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी पदार्थ है, उसमें इलेक्ट्रॉन पाया ही जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दुनिया में डरता सिर्फ प्रकाश से। प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से डरता है। और जब प्रकाश से बहुत तेजी से डरेगा तो वहां पे देखिए होगा क्या, कि प्रकाश से तेजी से डरेगा इलेक्ट्रॉन। और जब प्रकाश को ऐसे देखेगा, जब प्रकाश धूप आएगी ना, तो पेड़ पौधा है इसका जो पत्ती रहेगी, पत्ती पे पड़ेगी धूप, और पत्ती पे जब पड़ेगी तो इसी के अंदर पाया जाता है रंध्र। इसी के अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे रंध्र पाए जाते हैं, जिसे हम एस्टोमेटा बोलते हैं। ये हो गया हमारा रंध्र, जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा होता है रंध्र, इसका दो काम होता है, अभी मैं जस्ट बताऊंगा इसका क्या काम होता है। फिर इसी के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे, ये पेड़ के अंदर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट का जो काम होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डरता है प्रकाश से, और जब प्रकाश आएगा इलेक्ट्रॉन देखकर भागने लगता है, और जैसे ही भागेगा उसी समय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से भोजन अपना पेड़ पौधे क्या कर लेते हैं, आसानी से बना लेते हैं। क्लियर है? देखिए जैसे कोई भी लोहा वगैरह है, जैसे करकट होता है ना, करकट छप्पर, अब वो होता है धूप उस पर पड़ती है तो उसके अंदर भी तो परमाणु है, उसके अंदर भी नाभिक है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन बैठा रहता है, सोया रहता है, अब प्रकाश आया और देखकर इलेक्ट्रॉन डर जाता है और डर के भागने लगता है। लेकिन उसी में भागता है ना, तो अब बताओ सिंपल सी बात है, कोई मेला वाला लगा है कहीं पे, कहीं मेला लगा है, अचानक उसमें बहुत ज्यादा आग लग जाए, अब बताओ क्या सभी लोग वहां से भागेंगे? तो क्या लाइन बना के भागेंगे, चलो इधर इधर चलते हैं इधर? ऐसा तो होगा नहीं, लाइन बना के जाएंगे, दो चार ठो झुलस जाएंगे वैसे। तो जब भगदड़ मच जाएगी उसमें, जैसे ही आग लगेगी कोई कहीं भागे, कोई इधर भागे, कोई इधर, इधर उधर उधर, चारों दिशाओं में भागेंगे। और जब चारों दिशाओं में भागेंगे तो किसी को रुकने का तो वो रहेगा ना। उसी तरह जब करकट रहता है छप्पर, उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन चारों दिशाओं में भागने लगते हैं, कोई इधर इधर उधर उधर। अब भगदड़ मच जाती है। अब जब भगदड़ मचेगी तो कोई एक तो इससे लड़के गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई इधर उधर इधर। तो जब भी गति होती है ना, भागने लगेंगे। अब भागने लगेंगे तो करकट गर्म होने लगता है। तो धूप में कोई चीज़ गर्म हो जाती है कि नहीं? तो इसी वजह से, क्योंकि उनके अंदर गति हो रही है। देखिए परमाणुओं के अंदर अगर गति होगी ना तो वही उष्मा में बदल जाती है। जब कभी भी गति होती है तो वही चीज़ उष्मा में बदल जाती है। अगर उष्मा बढ़ती जाए ना तो वही हीट में बदल जाती है, ताप बन जाता है। जैसे हम अपने हाथों को रगड़ें तो बताइए, इसमें परमाणु है, इसमें भी परमाणु, और रगड़ेंगे तो बताइए परमाणुओं के बीच गति होगी कि नहीं? और जब गति होगी तो हाथ कैसा होने लगेगा? हाथ गर्म हो जाएगा, इसमें उष्मा उत्पन्न हो जाएगी। अगर हम रगड़ते रहें 2 दिन तक रगड़ते रह जाए, हाथ ही बेचारा गर्म होके क्या हो जाएगा, हीट में बदल जाएगा, जल के राख हो जाएगा।
ऐसा होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये चीजें होती हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है कि रंध्र पाया जाता है। रंध्र का दो काम होता है। रंध्र जो होता है स्टोमेटा, इसका दो काम होता है। एक तो ये गैसों का आदान प्रदान करता है। ये क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान। और दूसरा काम ये क्या करता है? वाष्प उत्सर्जन करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है। देखिए गैसों का आदान प्रदान का मतलब, अच्छा पेड़ पौधे कौन सा, पेड़ पौधे जो होते हैं वो कौन सी गैस को लेते हैं? तो पेड़ पौधे जो होते हैं CO2 को ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे क्या करेंगे? ये CO2 को लेगा, CO2 को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब लेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा? छोड़ेगा, O2 को छोड़ता है। क्लियर है? तो ये देखिए CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। पेड़ पौधे एक ऐसा काम करते हैं। और दूसरा वाष्पोत्सर्जन, मतलब पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, देखिए इसके अंदर रंध्र पाया गया। रंध्र में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों का जो काम होता है ना, ये रंध्र क्या करते हैं? दो काम करते हैं। गैसों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। दूसरा काम वाष्पोत्सर्जन करते हैं। देखिए जितना भी पानी सब पिए हैं, अभी मैं बताया हूँ पानी किससे पीते हैं? जाइलम से। जल को लेके आता है जाइलम, और पानी क्या करेंगे? पेड़ पौधे पी लेंगे। और जब पानी पेड़ पौधे पी लेंगे ना, तो वो क्या करेंगे कि ये अपना जो पानी रहेगा ना, इसी पानी को धीरे धीरे उनमें प्रेशर देखिए ऊपर की तरफ बढ़ता है। और जब प्रेशर बढ़ेगा ना, तो वो अपने पानी को लेके जाएंगे पूरा, क्योंकि सेल के पास कोई भी चीज़ जाती है सेल के पास, तो अपने सेल के पास, प्लांट सेल के पास लेके जाएंगे। प्लांट सेल के पास ऐसे ऐसे जाए, धीरे धीरे जब ऊपर जाता है तो प्रेशर बढ़ेगा ना, तो वो पत्तियों के पास ये पहुंच जाएगा। पानी जो होगा वो जाइलम ऐसे पत्तियों के पास लेके चला जाएगा, और जो रंध्र में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से इनको क्या करेगा? निकाल देगा। तो वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा। तो देखिए पेड़ पौधों के नीचे हमेशा क्या होता है? वाष्प उत्सर्जित होते रहते हैं, मतलब जो पानी रहेगा पत्तियां क्या करती हैं? निकाल देती हैं। तो ठंडी के समय में देखेंगे, गर्मी में तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है, ठंडी में देखेंगे कि जहां भी पेड़ पौधा रहेगा उसके नीचे पानी गिरा रहता है कि नहीं? सड़क वड़क पे है तो नीचे की सड़क भीगी रहेगी, या गांव में भी कहीं पे भी गाँव ये है पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, तो उसके नीचे क्या होती है? नमी होती है। नहीं तो अगर नमी का मौसम है तो पानी भी गिरा रहता है, भीगा रहेगा, जैसे लगेगा बारिश हुई है। वो बारिश क्यों होती है? वो बारिश नहीं होती, वो पेड़ का ही पानी है। पेड़ अपने जड़ों से पानी क्या किया? सोखा, और सोख कर लेके गया, और पत्तियों के रंध्रों से क्या किया? पानी को सबको क्या कर दिया? सब पानी को निकाल दिया, और वही पानी वाष्प उत्सर्जन करके निकल जाता है। अब बताओ, पेड़ पौधे ही तो अपना जो क्या कर रहे हैं? पानी को वाष्प उत्सर्जित कर दे रहे हैं। वाष्प उत्सर्जन मतलब वाष्प मतलब पानी, उत्सर्जन मतलब उत्सर्जित कर देना, निकाल देना। तो बताओ पानी को अगर निकाल देंगे तो पानी की कमी हो जाएगी कि नहीं? और पानी की कमी हो जाएगी तो ये पत्तियों से ही निकालते हैं, तो पत्ती से ही पानी को ये क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। और पत्ती से ही पानी को जब निकाल देंगे तो उसी क्रिया को हम बोलेंगे वाष्प उत्सर्जन। तो पेड़ पौधा तो घुसियाएगा। पेड़ पौधे को अब बताओ पानी की कमी है और पत्ती पानी निकल जा रही है तो दिक्कत होगा। तो वो क्या करेगा? पेड़ क्या करता है? इस पानी को बचाने के लिए, पत्ती से ही निकल रहा है तो पत्ती को ही गिरा देगा, और जब पत्ती को ही गिरा देता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं कि पतझड़ का मौसम। उसी को क्या बोलेंगे? पतझड़। मतलब पेड़ पौधा अपनी पेड़ की पानी को बचाने के लिए पत्तियों को गिरा देता है, इसी को हम बोलते हैं पतझड़। तो देखिए 2 बार पतझड़ होता है साल में, और 2 बार पेड़ अपने पानी को बचाने के लिए पत्तियों को क्या कर देता है? निकाल देता है। देखिए पेड़ टकला हो जाता है पूरा, पत्ती सब झड़ गई तो लगेगा सूख गया, एकदम सूख का काटा हो जाएगा, लगेगा कि है नहीं। लेकिन उसको जाके ऐसे ये चाकू वाकू को लेके ऐसे जाके करिए, उसको स्क्रैच करेंगे तो हरा हरा अंदर दिखेगा। तो हरा हरा जो दिखता है ना, वही होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। उसका जो तना होता है हरा, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उस समय वो खाना उसी से बनाता है। उस समय वो भोजन अपने को जीवित रखने के लिए जो खाना वाना बना रहा होता है वो उसी से बनाता है, क्लोरोफिल से, और वो जिंदा रहता है। ठीक है? नहीं तो वो इस तरह तो पेड़ पौधा अपना भोजन पत्ती से बनाता है। पत्ती पानी के चक्कर में पत्ती को गिरा दिया, अब पत्ती जब गिर गई तो हो गया पतझड़। और जब पतझड़ हो गया तो क्या हो गया कि जो पेड़ है वो खाना तो बना नहीं पाएगा, तो जो हरा हरा होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उस समय वो उसी से खाना बना रहा होता है और अपने को पानी से सर्वाइव करके आगे बढ़ा रहा होता है। ठीक है? तो रंध्र आपको समझ में आया होगा। स्टोमेटा मतलब गैसों का आदान प्रदान, CO2 लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, पहला काम। दूसरा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन मतलब ये पानी को बचाने के लिए मतलब क्या करता है? वो तो पतझड़ हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब पानी निकाल दिया करता है पेड़। तो हमेशा गर्मी के दिन में काहे नहीं दिखाई देता है पानी? क्योंकि गर्मी में तो वैसे ही गर्मी होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है,
अब पानी क्या होगा, ऐसे निकालेगा तो वैसे ही गर्म मौसम में पानी एकदम गायब हो जाता है, दिखता नहीं है। जैसे हम ठंडी में ऐसे फूंकते हैं तो फॉग निकलता है कि नहीं, वो क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता, कम होता है, अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा। फेंकते हैं, फूंकते हैं तो बाहर का टेम्परेचर, जो भाप जा रही है, और भाप जैसे ही पानी में बाहर जाएगी, बाहर ठंडी है और ठंडी की वजह से जमने लगेगा तो दिख जाता है, सॉलिड स्टेट में जाने लगता है तो दिख जाता है। इस वजह से वो क्या होता है, दिखता है। गर्मी में नहीं दिखता है क्योंकि बाहर तो गर्म है, अंदर से ज़्यादा गर्म है, फूकेंगे तो भाप बन के उड़ ही जाएगा। ठीक है, तो पत्तियों के बारे में समझ में आया। तो पत्तियाँ जो होती हैं ये भोजन बनाने के काम में आती हैं। तो देखिए रंध्र समझ में आ गया, इसके अंदर रंध्र पाया जाता है, और जो ये है ये इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अब क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पत्ती के बारे में समझ में आ गया। पत्ती दो टाइप की पाई जाती हैं, एक शेप सिंपल आकार की, एक तो जटिल होती हैं, त्रिकोणीय आकृति होती है। फिर इसके अंदर क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। रंध्रों का दो काम होता है, गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्प को उत्सर्जित करना, और क्लोरोप्लास्ट का काम होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, मैग्नीशियम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं आगे कि आगे अब क्या होता है और कैसे होता है। तो देखिए इसके बाद देखते हैं कि जो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कैसे होती है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाने के लिए, अपना क्या करते हैं, भोजन बनाने के लिए और पोषण पाने के लिए जो भी क्रिया करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। मतलब प्रकाश को लेकर अपना भोजन बना के अपने को पोषण और अपने को वृद्धि करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्लियर है। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस, देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे होते हैं, जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश का प्रयोग करते हैं और उस भोजन से अपनी ऊर्जा बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, अपना पोषण करते हैं, तो वही क्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सिंपल वे में समझिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया वह क्रिया है जो प्रकाश से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज़ों की जरूरत होती है, दो चीज़ों की जरूरत स्पेशली होती है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी क्योंकि वो सांस लेगा उसी से, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो 6CO2 6 CO2 की जरूरत होती है, प्लस जल की जरूरत होगी। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उसमें क्या लगेगा, जल की भी जरूरत होगी कि नहीं, पानी की भी जरूरत होगी। तो और देखिए दो चीज जरूरी रहना चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, एक तो क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर ही मैग्नीशियम होगा, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा और वो क्रिया करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल, और दूसरा क्या होगा, प्रकाश। प्रकाश को हम H से दिखाते हैं, पोस्ट में लिख देते हैं प्रकाश। तो प्रकाश की भी जरूरत होगी, तो प्रकाश और H। तो प्रकाश क्या होगा, पत्ती के पास आएगा और पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट में जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में जब जाएगा तो उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन देख के भगेगा तो रिएक्शन होगा। 6CO2 प्लस 12H2O मिलकर ये बनाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये बनाएगा ऐसे, ये बनाएगा C6H12O6, ये बनाएगा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट प्लस 6CO2 प्लस 6O2, ये बनाएगा रिएक्शन के बाद। तो कहने का मतलब जब रिएक्शन होगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो इसमें 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और H की जरूरत होती है। और इतने प्रोसेस के बाद ये बनाता है ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड और O2। O2 अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब एक्स्ट्रा पार्ट होता है, और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जब ये एक्स्ट्रा होता है तो इसको पेड़ पौधे निकाल देते हैं, और पेड़ पौधे जैसे इसको निकाल देते हैं तो इसको हम लोग ले लेते हैं।
हमारे अंदर भी यही क्रिया होती है, सिंपल। तो ये क्रिया हमारे अंदर भी होती है, हम भी इसको लेते हैं ऑक्सीजन को, और लेकर हमारे अंदर भी रिएक्शंस होता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल में हम ऊर्जा बनाते हैं और ऊर्जा से हमारा शरीर का विकास होता है, ठीक है, और हमको ऊर्जा मिलती है कार्य करने के लिए। तो ये इस टाइप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये पेड़ पौधे अपना भोजन इस टाइप से बना लेंगे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अब वो तो मैं आगे बता ही दिया हूँ कि दो टाइप के ये पोषी होते हैं, एक स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एक परपोषी होते हैं जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण में दो क्रिया होती है, हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इतना क्या है डिटेल में तो यहाँ पे दिया नहीं है, 10th क्लास है। आगे की क्लास में वीडियो में आपको पूरा क्लियर से बता दिया जाएगा फोटोसिंथेसिस की पूरी क्रिया, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। इसके बाद जितने भी तंत्र हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। इसके बाद जितने भी तंत्र हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, तो जितने भी तंत्रिका तंत्र, जितने भी तंत्र हैं इनको हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को बढ़िया से देखते रहें वीडियो को, और अच्छे से क्या करते रहें, और कमेंट जो भी ये कमेंट वगैरह करते रहें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।